उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को हमने कंपेयर करना है। पेज नंबर 35 पे जहाँ पे टॉपिक शुरू हो रहा है वहां पर लिखा हुआ है डिस्कस द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सही कर ले, बेसिक स्ट्रेंथ है। उसके बाद हमारे पास जो उसने कंपाउंड लिखे हैं उनमें स्टार्ट करने से पहले ये बात हमें पता होनी चाहिए अमाइन ग्रुप क्या होता है। NH2 अगर ग्रुप लगाओ तो ये होता है हमारे पास अमाइन, ठीक है। इमाइंस क्या होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। इमाइंस में नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, तो ये हमारे पास बनता है NH इस तरह। ये हमारे पास अमाइंस है और ये हमारे पास इमाइंस है, ठीक है। आगे अमाइड्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH को हटाकर हम NH2 लगा दें तो इसको हम एसिडोमाइड ग्रुप कहते हैं, ठीक। इसके आगे एक है इमाइड। इमाइड क्या होता है, ये वाला डबल बॉन्ड हो इसके साथ नहीं, ये एक हाइड्रोजन हटाकर इसके साथ दूसरा ये वाला ग्रुप लगा दें तो हमारे पास इमाइड होता है। तो ये हमारे पास पहले वाला आ गया, ये इसके बाद एक हाइड्रोजन हटाकर हमने दूसरा ये वाला ग्रुप लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, इमाइड, ठीक। आगे COONH2R, ये था एसिड अमाइड। इस O को हटा दें और यहां पर लगा दें NH, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये था अमाइड और ये इमाइन ग्रुप इमीन, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर इसका नाम बनता है अमाइडीन। अमाइडीन, इसका आयन हटाया और इसकी जगह ये लगा दिया, तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप हो गया, अमाइडीन। इसके बाद हमारे पास जो यूरिया होता है, यूरिया का क्या फॉर्मूला, ये यहां पर ऑक्सीजन को हटा दें और यहां पर NH ग्रुप लगा दें तो ये हमारे पास बन जाता है गुआनिडीन। या इसमें R की जगह NH2 लगा दें, या यूरिया में O की जगह NH लगा दें, हमारे पास क्या बन जाएगा, गुआनिडीन बन जाएगा। ये जनरल। अब आगे इसके यही कंपाउंड्स हैं, इनकी हमने बेसिक स्ट्रेंथ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। सबसे पहले लिखा हुआ है गुआनिडीन। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर में ये वाला और ये वाला दोनों जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कल जो हमने डिस्कशन की थी उसमें ये पढ़ा था कि sp3 की वजह से सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ sp3 की होगी, उससे कम sp2 की और सबसे कम sp की होगी। क्यों, sp3 में s कैरेक्टर सबसे कम है और वो सेंटर के करीब नहीं है, दूर है, तो उसकी वजह से लोन का डोनेट करना इजी हो जाएगा। अब इस केस में यहाँ पर डोनेट इन दोनों को करना चाहिए, ठीक है। मगर जब हम इसका प्रोटिक सॉल्वेंट, जब इसको हम डोनेट करते हैं, हाइड्रो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस मीडिया में लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर ये NH2 लोन डोनेट नहीं करता, ये वाला डोनेट करता है। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि जब इनका बनता है ना आयन, गुआनिडीनियम आयन बनता है H+ आयन गेन करने के बाद, तो इस केस में उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस टाइम पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बनते, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और अगर ये गेन करे तो उसकी वजह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए ये वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन जो है ये प्रोटॉन गेन करता है, डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ये जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा
अब इसके दो बनेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वो क्या होंगे? अगर ये लोन पेयर इधर आ जाए और ये वाले इधर शिफ्ट हो जाए पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास बनेगा और दूसरी तरफ अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दे तो हमारे पास अब यहाँ पर टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए? 2 3। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आइडेंटिकल हैं, बल्कि ये तीनों ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के। आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स बनने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और ये स्टेबिलिटी कब हम चेक कर रहे हैं? आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, आफ्टर डोनेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। ठीक है, आगे थोड़ा पॉज लो बेटा। ये पता लग एसिड में भी और बेस में भी कि कितना इजीली वो क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, और जो रिजल्टेंट आयन बनता है वो कितना स्टेबल है। अब ये वाला आयन स्टेबल नहीं है, वो वाला आयन स्टेबल है। अगर NH अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो जो आयन बनता है उसकी 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो ज्यादा स्टेबल है। इसलिए फिर NH जो है वो लोन पेयर डोनेट करेगा और ये नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। बात समझ आ गई सबको? हाँ, इज दैट क्लियर? आ जाएगा CH3 सिंपलेस्ट अमाइडीन बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से पूछो कहाँ से डोनेशन पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये कार्बन जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो ये नाइट्रोजन से इधर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जब रेजोनेंस होगी तो हमारे पास बनेगा अमाइडीन के केस में एक NH2 की जगह हमने CH3 लगा दिया था। ठीक है, वहां पर 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बन रही है, यहाँ पर 2 बन रही है। तो हमने ये पढ़ा कि जहां पर ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स होंगी वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी डोनेट करने से पहले। ये हम डोनेट करने के बाद देख रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा होंगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? ग्वानिडी। दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, साथ में यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी है किसका? अल्काइल ग्रुप का, और वो भी क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो इसकी वजह से अमाइडीन जो है लेस बेसिक होगा देन ग्वानिडीन। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, CH3 लगा हुआ ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा बेसिक है। इंडक्टिव इफेक्ट की निस्बत जो स्टेबिलिटी है उसका ज्यादा होगा बेसिक। एलिफैटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस, इन दोनों की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल में। एरोमेटिक अमाइंस को हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में बनाए थे, वो बनाए। एलिफैटिक अमाइंस को देखें, इसमें कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है पॉजिटिव आयन, उसकी वजह से इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट एरोमेटिक अमाइंस। एनिलीन, एनिलीन का हमारे पास ये स्ट्रक्चर है,
इसमें होगी रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस हो रही है बिफोर डोनेशन ऑफ लोन पेयर, और इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। रेजोनेंस फैक्टर्स क्या होंगे? ये वाला लोन पेयर इधर आएगा तो ये वाले शिफ्ट इधर हो जाएगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये इधर आ जाएंगे। इधर वापस आएंगे तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं एलिफैटिक अमाइंस का और एरोमेटिक अमाइंस का। एलिफैटिक में कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, एरोमेटिक में बन रहा है। तो यहाँ पर हम अगली बात नहीं करेंगे कि डिस्पर्शन कितनी हो रही है और कैनोनिकल फॉर्म्स जो आइडेंटिकल है कि नहीं है, चार्ज किसके ऊपर है। सिर्फ यहाँ पर रेजोनेंस हो गया तो अब ये लेस स्टेबल हो जाएगा और वो तो ये लेस बेसिक हो जाएगा और वो मोर बेसिक होगा। ठीक है, जब किसी ऐसे कंपाउंड की बात करें जिसमें दोनों में रेजोनेंस हो रही हो तो वहां पर हम बाकी चीजें भी देखेंगे कि चार्ज किसके ऊपर हो रहा है, डिस्पर्शन कितनी हो रही है, और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे या नॉन आइडेंटिकल। एरोमेटिक अमाइंस में रेजोनेंस की वजह से बिफोर डोनेशन ऑफ लोन पेयर जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है देन द एलिफैटिक अमाइंस। अमाइड्स एंड इमाइड्स। अमाइड ग्रुप ये है और इमाइड इसकी सिंपलेस्ट हमारे पास एग्जांपल एसिडमाइड होगी, और इसकी जो बुक में एग्जांपल दी हुई है वो थायलीमाइड की दी हुई है। इन दोनों के केस में हम थोड़ा अपने स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर में जाएंगे जहां पर हमने एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड्स पढ़े थे। एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड्स होते क्या है, जहां पर अल्फा कार्बन के साथ ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से अल्फा हाइड्रोजन जो है रिमूव करना आसान हो जाता है, और जब अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हम कहते हैं वो एसिडिक ग्रुप है था, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, उसको रिमूव करना आसान है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ और मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एसिडिटी में। अब इसको कंपेयर करना है। यहाँ पर लगा हुआ CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन किससे लेगा, हाइड्रोजन से। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से लेगा तो हाइड्रोजन को रिमूव करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो एसिडिटी होती है, बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना आसान हो गया तो इसका मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज्यादा कम हो गई है। और यहाँ पर इस नाइट्रोजन का दो कार्बोनाइल ग्रुप आ गए हैं, वो और कम कर देते हैं इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को। दूसरी बात, ये जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर कम हो जाती है। यहाँ पर भी सेम केस है। ठीक है, इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स CH3 ये इधर आएंगे तो ये इधर,
ये रेजोनेंस होगी, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन के ऊपर वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और अवेलेबिलिटी कम क्यों है ये भी जरा देख लें। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरे नंबर पे पूरे पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर पे, और नाइट्रोजन तीसरे नंबर पे। इलेक्ट्रॉन जो है वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान कॉम्पैक्ट हो गए हैं, इसकी वजह से ये अवेलेबल कम होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो या तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा और या तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर शिफ्ट होंगे तो ये इधर आ जाएगा। इन दोनों के केस में गुआनिडीन और अमाइनिडीन का ऑपोजिट है। देखें यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बने हैं रेजोनेंस के, दो, यहाँ पर कितने हैं, तीन। अगर रेजोनेंस होगी तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये बिफोर डोनेशन ऑफ लोन पेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चार्ज जो है वो ज्यादा डिस्पर्स हो गया। अब यहाँ पर दोनों में रेजोनेंस हो गया तो हम अगली बातें करेंगे। डिस्पर्जन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर चार्ज आ रहा है, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ज्यादा बने हैं, यहाँ पर कम बने, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास इन दोनों में जो ये वाला अमाइड्स है ये थोड़ा ज्यादा बेसिक होगा देन द इमाइड्स, ठीक है। ये 6 कंपाउंड्स है हमारे पास, गुआनिडीन, अमाइडीन, एलिफैटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स, अमाइड्स एंड इमाइड्स, ठीक है। इन सब में हमने रेजोनेंस इफेक्ट को स्टडी किया और साथ में जो इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा आता है वो भी देख लिया। बाकी जो इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पर ज्यादा इसके नीचे मिथाइल अमाइड लिखो, इसके नीचे वहाँ पे लिखो मिथाइल अमाइड। मिथाइल अमाइड बेटा ये ऊपर लिखा हुआ है एसिटामाइड और नीचे क्या लिखा हुआ है, मिथाइल अमाइड, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक है? रिएक्ट के बाद तो वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो वो एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। सारे कंपाउंड जितने आपने डिस्कस किया ना जरा लिख दो और इनसे पूछो भी जरा, फिर तुक्के ही मारते हैं कि ये आपको 1 2 3 4 5 चलो अरेंज करके अरेंजमेंट में लिख रहे हो ना? हाँ ठीक है। वो एसिडमाइड सबसे एंड पे चला गया, ठीक है। फिर एसिडमाइड आ गया, फिर एरोमेटिक अमाइंस,
फिर एलिफेटिक, ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर अमाइडीन, फिर एलिफेटिक। अमाइडीन में भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, एलिफेटिक अमाइन में नहीं बनते, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल डाटा जो पीकेबी होती है वो भी इस बात को वेरीफाई करती है। ग्वानिडीन की हमारे पास 0.0 पीकेबी है, सबसे कम पीकेबी का मतलब है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। उसके बाद अमाइडीन में 0.6 होती है, तो ये ग्वानिडीन से वीक होगा। इसके बाद एलिफेटिक में सिंपलेस्ट CH3NH2 है, इसकी 3.33 होती है, 3.36, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक अमाइंस में जो एनिलीन है इसकी 9.38 है, और एसिड अमाइड्स की हमारे पास 14.5 जो सिंपलेस्ट था एसिड अमाइड उसकी। और एसिड अमाइड्स ये हमने कहा कभी कभी एसिड के तौर पर भी ऐड करते हैं, तो इनकी सबसे कम होगी। तो ये हमारे पास जो ट्रेंड बनेगा वो इस तरह बनेगा। कोई सवाल है पूरी सैन में से वो पूछना।